नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज चैप्टर नंबर 26 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पहले से ही पता है कि माइकल हेंचर्ड ने बिना नाम लिए हुए ल्यूसेटा के बारे में डोनाल्ड फारफ्रे को पहले बताया था। उसने अपनी पत्नी की हिस्ट्री के बारे में, किस तरीके से उसने बेचा था, डोनाल्ड फारफ्रे को बताया था। अब यहाँ पर जबकि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ल्यूसेटा ने हेंचर्ड को मना कर दिया है, वो फारफ्रे के ज़्यादा नज़दीक चली गई है। हालांकि हेंचर्ड और फारफ्रे दोनों को ये बात पता नहीं है। अब हेंचर्ड और जो डोनाल्ड फारफ्रे हैं वो मिलते हैं आज के टाइम पे। कहाँ पर मिलते हैं? साउथ वॉक एक जगह है, सॉरी साउथ वॉक नहीं, चेस्टनट वॉक एक जगह है कैस्टरब्रिज में, वहां पर मिलते हैं। और माइकल हेंचर्ड और डोनाल्ड फारफ्रे कोई टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। इसका मतलब है कि वो ज्यादा बातचीत नहीं करते, बस एक दूसरे को दूर से हाथ हिला करके निकल जाते हैं। इस मौके पर डोनाल्ड फारफ्रे ने थोड़ा सा नॉड किया बिना बोले, और माइकल हेंचर्ड ने भी नॉड किया। माइकल हेंचर्ड थोड़ा दूर जाकर के फारफ्रे को बताता है कि फारफ्रे, दूर से, क्या तुमको पता है उस औरत के बारे में जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था, जो मेरी लाइफ में मेरी बीवी से बिछड़ जाने के बाद आई थी? फारफ्रे कहता है, हाँ मेरे को पता है। तो माइकल हेंचर्ड कहता है, माइकल हेंचर्ड के हाथ में एक खत होता है। उसी वक्त उसको पढ़ते हुए कहता है कि वो लड़की मेरे से शादी नहीं करना चाहती। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि उस खत में ल्यूसेटा ने लिखा है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि ये फलाना एक्सक्यूज है। तो इसके बेस पर वो फारफ्रे को बताता है कि ल्यूसेटा मेरे से शादी नहीं करना चाहती, नाम लिए बिना। फारफ्रे कहता है कि नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती, आप यू डोंट ओ एनीथिंग टू हर, आगे बढ़िए। तो हेंचर्ड भी आगे बढ़ जाता है, बस इतनी सी बात करके ओके ओके आगे बढ़ जाता है। अब डोनाल्ड फारफ्रे को ना ल्यूसेटा का चेहरा याद आता है जब हेंचर्ड बात कर रहा होता है, ना हेंचर्ड को शक होता है फारफ्रे पे कि ये ल्यूसेटा को डेट कर रहा है। तो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन माइकल हेंचर्ड किसी दूसरी खोपड़ी का आदमी है। उसको थोड़ा शक हो जाता है कि जब वो ल्यूसेटा के घर से झांकता है कि पर्दों के पीछे कौन सी आकृति है। ल्यूसेटा पर्दे लगा लेती है और पीछे फारफ्रे शायद मिलने आता होगा। तो उसको शक हो जाता है कि कहीं फारफ्रे का चक्कर तो नहीं चल रहा है ल्यूसेटा के साथ। तो वो क्या करता है, ही गोज टू ल्यूसेटा। एलिजाबेथ जेन भी उस दिन घर पे ही होती है और ल्यूसेटा से बात करता है कि क्या आप फारफ्रे को जानते हो। वो चाहता है कि उसका डाउट क्लियर हो जाए। ल्यूसेटा कहती है, हाँ भाई बहुत ही अच्छा आदमी है, हाँ वी नो हर बाय एक्वेंटेंस। अब तभी नॉक हो जाती है दरवाजे पर। ल्यूसेटा के घर के दरवाजे पर एक नॉक हो जाती है और वो नॉक होता है फारफ्रे का। फारफ्रे अंदर आता है। एक जो टी टेबल होती है, एक तरफ फारफ्रे, एक तरफ उसी के बगल पे हेंचर्ड बैठते हैं और ठीक सामने ल्यूसेटा बैठती है। अब ल्यूसेटा की सिचुएशन देखिए, सामने उसका पुराना लवर है, ठीक सामने उसके बगल में दूसरा नया लवर है, और साइलेंट, सब कुछ साइलेंस होता है। बाहर कोई चल रहा होगा उसकी आवाज, बैलगाड़ी चल रही होगी उसकी आवाज, सिक्के खनक रहे होंगे उसकी आवाज, लेकिन टेबल पे कोई कुछ नहीं बोलता है। अब ल्यूसेटा करे तो क्या करे? वो क्या करती है, वो एक तस्तरी में स्लाइसेस लेके आती है ब्रेड के, उनको पेश करती है। एक स्लाइस को गलती से हेंचर्ड भी उठा लेता है, फारफ्रे भी उठा लेता है, और दोनों को लगता है कि उनका है, और दोनों उसको छोड़ते नहीं है, और ब्रेड का स्लाइस टूट जाता है। ये सिंबॉलिक है कि दोनों भी ल्यूसेटा को पकड़ना चाहते हैं। अब ल्यूसेटा टूटती है कि नहीं टूटती है वो हमको आगे पता चलेगा। अब डिनर टेबल पे कुछ खास नहीं होता है। माइकल हेंचर्ड वहां से लीव ले लेता है। अब उसको बिलीव हो जाता है कि फारफ्रे ही उसका दुश्मन है, उसका कंपटीशन है, बिजनेस में भी और प्यार में भी। अब वो फारफ्रे के खिलाफ बदला लेने की कोशिश करता है, प्लान बनाता है कि कैसे मैं इससे बदला लूं। इसने पहले मेरे से बिजनेस चुरा दिया, अब मेरे से मेरा प्यार भी चुरा दिया। अब वो एक मीटिंग करता है
जोशुआ जॉब के साथ। ये जोशुआ जॉब वही इंसान है जिसको मेयर ने फार फ्री की जगह पे रखना चाहा था। जब मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज ने शुरुआत के चैप्टर्स में मैनेजर की पोस्ट की वैकेंसी डाली थी अखबार में, जोशुआ जॉब लेट आया था, उसकी जगह फारफिर बना था मैनेजर। तो जोशुआ जॉब को फिर से बुलाता है। तो जोशुआ जॉब की कोई हालत अच्छी नहीं होती है उस वक्त। तो जोशुआ जॉब उसके पास जाता है। माइकल हेंचर्ड कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है मैनेजर की, और उस जॉब पर तुमको आना है। एक सैलरी डिसाइड होती है जो कि ठीक ठाक होती है। और जोशुआ जॉब एक ऐसा आदमी है जिसको ल्यूसेटा की पुरानी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। वो जानता है कि ल्यूसेटा का पास्ट जर्सी का क्या था। ये बात पूरे कैस्टरब्रिज में सिर्फ एलिजाबेथ जेन को पता है, माइकल हेंचर्ड को पता है, खुद ल्यूसेटा को पता है, और चौथा ही जोशुआ जॉब है। अब माइकल हेंचर्ड का प्लान क्या है? वो जोशुआ जॉब को बताता है कि इसको हमें बिजनेस से हटाना है, फार फ्री को। तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे और फार फ्री से कम दामों पे बेचेंगे। तो फार फ्री के पास ना बेचने के लिए कुछ सामान होगा, और हम इतना सस्ते में बेचेंगे कि फार फ्री आउट ऑफ बिजनेस चला जाएगा। तो फेयर कंपटीशन से वो फार फ्री को हराने की कोशिश करते हैं। अब ये बातें एलिजाबेथ जेन सुन लेती है। वो बताती है कि पिताजी, हेंचर्ड को बोलती है कि पिताजी, ये जोशुआ जॉब आपकी मैनेजर की पोस्ट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको कमर्शियली इससे नुकसान होगा। लेकिन हेंचर्ड कहां सुनने वाला था, उसने डांट दिया है अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को कि चुप रहो, एकदम रिजेक्ट, चुप। सो जो कैस्टरब्रिज की इकोनॉमी है वो है एग्रेरियन इकोनॉमी। जो भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जो भी लेन देन होता है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से होता है। तो कोई वीट खरीदेगा तो बल्क में खरीदेगा, कॉर्न खरीदेगा तो बल्क में खरीदेगा। तो जो भी इकोनॉमी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और जो भी एग्रीकल्चर है वो सिर्फ कैस्टरब्रिज का ही है। जैसे आजकल हमारी दुकानों में तो कोई सब्जी कहीं और से आ रही है, कोई पैकेट कहीं दूसरे हिस्से से आ रहा है, लेकिन जो कैस्टरब्रिज में जो प्रोडक्ट्स बिकते थे उसकी जो फसल होती थी वो कहीं बाहर से नहीं, खुद कैस्टरब्रिज में होती थी। तो और उसमें वेदर का बहुत अच्छा रोल है। अगर वेदर अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। जब चीजें बहुत ज्यादा आ जाएंगी तो उनके दाम कम हो जाएंगे। लेकिन अगर मौसम खराब हुआ तो हार्वेस्टिंग जो फसल है वो कम मिलेगी, और जब कोई चीज कम होती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। सो ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन वेदर। जिसने वेदर के हिसाब से चलना शुरू किया, ही इज द रिच मैन। तो जून की बात है, वहां पर मौसम खराब है कैस्टरब्रिज में, मतलब खराब मौसम है तो लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। तो बाजार में जो भी सामान मिल रहा है, दरांती मिल रही है, जो भी खेती के सामान होते हैं पुराने टाइम के ही मिल रहे हैं। दे आर नॉट सेलिंग न्यू बिकॉज नोबडी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द वेदर। अब माइकल हेंचर्ड को लगता है कि मौसम खराब, मतलब अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा चीजें बटोर ली तो मैं उसको अच्छे प्राइस पे बेच सकता हूं जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो वो क्या करता है, जोशुआ जॉब को बोलता है कि हम यही करेंगे। अब माइकल हेंचर्ड चाहता है कि कोई बता दे कि मौसम खराब आगे भी रहने वाला है तो वो सारा का सारा पैसा लगा ले। तो वो क्या करता है, एक प्रॉफिट के पास जाता है। प्रॉफिट मींस जो भविष्य देखता है, एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं, कोई सूदसेयर कह सकते हैं, तो हम इसको यहां पर वेदर प्रॉफिट कहेंगे। अब ये दूर रहता है, कैस्टरब्रिज से दूर रहता है। तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज माइकल हेंचर्ड भेष बदल करके छुप छुप करके उसको मिलने जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही है, रास्ता जहां पे कभी बैलगाड़ी चल सकती थी वहां पे आदमी भी नहीं चल सकता है, फिसल रहा है फिर भी चल रहा है, भारी बारिश है। और 4-5 मील दूर वो एक जंगल के बीच उसके निवास स्थान पे पहुंच जाता है। अब उसके निवास स्थान को खुद उस वेदर ने वेदर प्रॉफिट नहीं बनाया है। उसके घर के आसपास झाड़ियां हैं, झाड़ियां इंस हेजेस जिसे कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत झाड़ियां होती हैं वो। और उस पर दरवाजा होता है, उस पर नॉक करता है। नॉक करने से पहले माइकल हेंचर्ड अपने मुंह को कवर कर लेता है ताकि वो उसे पहचान ना सके।
खिड़की से देख लेता है कि वो तो खाना बना रहा है, और नॉक करता है। वेदरमैन बाहर आता है, वो देखता है कि ये पोशाक वाला बंदा कौन सा है, तो वो उसको अंदर आने के लिए कहता है। अब जो वेदरमैन है वो पहचान जाता है कि ये कौन है। वो कहता है माइकल हेंचर्ड आइए। और माइकल हेंचर्ड को जैसे ही लगता है कि मैंने तो अपना मुंह छुपाया हुआ, इसने कैसे पहचान लिया, तो माइकल हेंचर्ड को लगता है कि अगर ये मेरे फेस को पहचान सकता है मेरे छुपाने के बावजूद, तो ये आगे जो वेदर कंडीशन है उनको भी प्रिडिक्ट कर सकता है। तो वो टेबल पर बैठता है। वेदरमैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना रहा था, तो मुझे पता था तुम आओगे। तो माइकल हेंचर्ड सीधे बिजनेस पे आता है, क्योंकि उसको टाइम वेस्ट नहीं करना। अब वो सीधे पूछता है कि बताइए कि फोर्टनाइट हार्वेस्ट कैसा रहेगा, जब फसल को कटने का समय होगा तो मौसम कैसा रहेगा। वो कुछ करता है, मंत्र मंत्र करता है, कुछ जैसा ड्रामेबाजी होती है, क्योंकि उसने उसको आदत है, क्योंकि 4-5 लोग पहले भी आए थे उससे क्या कहते हैं वेदर की फोरकास्ट करने के लिए, सिर्फ वही थोड़ा ना आया था। एंड तो कुछ करता है, कुछ मंत्र जाप करता है वगैरह वगैरह, एंड कहता है कि रेन और टेम्पेस्ट होगा, भारी बारिश होगी और तूफान आएगा, मतलब तुम्हें जितना खरीदना है खरीद लो। तो माइकल हेंचर्ड कहता है कि ठीक है, डन। तो इस तरीके से वो वहां से चला जाता है। अब जो उस भविष्यवाणी के आधार पर कि बारिश होगी और तूफान आएगा, तो माइकल हेंचर्ड क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा वीट और कॉर्न को खरीदने लग जाता है। इतना खरीदने लग जाता है कि उसके जो स्टोरेज है, ग्रेनरी है, वो एकदम फुल हो जाता है, चौक हो जाता है कि भाई इससे ज्यादा तो अब आ ही नहीं सकता। अब वो क्या करता है कि अब वेट करता है। तो जैसे ही वो भर जाती है, मौसम साफ हो जाता है। मौसम साफ होने का मतलब है कि जो फसल होगी उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। और हाई हो जाएगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो जब लोगों को लोअर प्राइसेस में मिल जाएगा तो हेंचर्ड का क्यों खरीदेंगे। और माइकल हेंचर्ड उसको स्टोर करके भी नहीं रख सकता, क्योंकि उसको बेचना है ताकि वो जहां से खरीदा था पैसा वहां दे सके, क्योंकि उसने पूरा ही पैसा लगा दिया उस पर। अब माइकल हेंचर्ड क्या करेगा, तो उसके पास जितना भी स्टोरेज था उसको कम से कम प्राइस में बेचने लग गया। लेकिन फिर भी उसको नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। इतना नुकसान हो गया कि उसको उभरने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगस्त का टाइम होता है, धूप निकली होती है, एंड उसको मिलता है डोनाल्ड फार्फ्रे। तो डोनाल्ड फार्फ्रे ही इज अ गुड मैन। तो डोनाल्ड फार्फ्रे माइकल हेंचर्ड को कहता है कि आपका नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, मेरी सिंपैथी आपके साथ है, बहुत बुरा हुआ, जैसे हम कहते हैं यूजुअली। तो माइकल हेंचर्ड कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और हम बिजनेसमैन लोग हैं, इस तरीके के रिस्क और फेलियर होते रहते हैं। अब माइकल हेंचर्ड हालांकि ये बोलना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि डोनाल्ड फार्फ्रे जो ये कह रहा है वो एक्चुअल सिंपैथी नहीं है, मेरे को सटायर कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। एंड उस दिन वो कैस्टरब्रिज बैंक भी जाता है। कौन? माइकल हेंचर्ड। क्योंकि पता चलता है कि माइकल हेंचर्ड ने जो लोन वगैरह लिया होगा, जो प्रॉपर्टी वगैरह ली होगी, और जितने भी स्टोरेज हैं वो माइकल हेंचर्ड के नाम तो थे, लेकिन उनका पोजेशन बैंक वालों के पास है। तो बैंक वाले बुलाते हैं उसे, भाई आजा, उसको बैठाते हैं अपने रूम में, बातचीत करते हैं कि भाई तुमने क्या कर दिया, नुकसान हो गया तुम्हारा, कि हमारा भी नुकसान हो गया, पैसा कहां से आएगा। तो माइकल हेंचर्ड का मूड खराब हो जाता है। अब उसका मूड खराब है, वो बैंक की सीढ़ियों से नीचे निकल रहा है, तब तक उसे जोशुआ जॉब निकल गया। तो सुबह का पूरा एंगर उसका जोशुआ जॉब पे निकला कि भाई मैंने इतना बड़ा नुकसान हो गया, तू मुझे रोक सकता था कि इतना मत खरीदो, कम खरीदो, थोड़ा कम खरीदो, तो मैं रुक जाता, तूने मुझे रोका क्यों नहीं। और उसको पकड़ता है, उसको एकदम एग्रेशन की वजह से, और वो कुछ बोल नहीं पाता। माइकल हेंचर्ड उसे वहीं पर डिसमिस कर देता है कि तेरी नौकरी गई, यू आर फायर्ड। अब जोशुआ जॉब को गुस्सा आ जाता है। खैर गुस्सा आएगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता ना, ही हैज जस्ट लॉस्ट हिज जॉब। लेकिन माइकल हेंचर्ड जब उसको निकाल करके जाता रहता है, दूर जाता हुआ रहता है, तो जोशुआ जॉब उसको कहता है कि देखना सर, आप बड़ा पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। और वहीं से माइकल हेंचर्ड भीड़ में गायब हो जाता है। तो दिस इज द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 26। आई होप यू लाइक इट। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।